नमस्कार। आज हम हॉलीवुड में चीनी निवेश के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। जब चीन से अचानक काफी पैसा आने लगा था हॉलीवुड में। बिल्कुल। खास तौर पर वो वांडा ग्रुप वाली बात, जब उन्होंने AMC थिएटर्स को खरीदा। हमारे पास इसके लिए चीनी पैसे का हॉलीवुड उदय लेख के कुछ अंश है, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब हुआ कैसे और इसका असर क्या रहा। हाँ, ये वाकई हॉलीवुड के लिए एक, आप कह सकते हैं, बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब वांग जियानलिन जैसे चीनी अरबपति अचानक से आए और उन्होंने अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अरबों डॉलर लगा दिए। इसने इंडस्ट्री में एक नई हलचल सी मचा दी थी। और इसकी एक बड़ी मिसाल थी वांडा ग्रुप का AMC थिएटर्स खरीदना। फिर दिसंबर 2013 में वांडा ने AMC का IPO भी किया, मतलब उसे पब्लिक कर दिया। सुना है चेयरमैन वांग जियानलिन के लिए ये बड़ा फायदेमंद रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वांग जियानलिन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तस्वीरें भी आई थीं। AMC के CEO गैरी लोपेज अपने नए चीनी मालिकों के साथ खड़े थे, काफी खुश। और जो IPO से पैसा मिला ना, उसका इस्तेमाल भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुआ। अच्छा, किस तरह से हुआ? देखिए, उस पैसे से AMC थिएटर्स को पूरी तरह बदल दिया गया। जो पुरानी स्टाइल की स्टेडियम सीटें होती थीं, उन्हें हटाकर वो आरामदायक रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई गईं। अरे हाँ, वो रिक्लाइनर्स। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने अमेरिका में लोगों के सिनेमा देखने का अनुभव ही बदल दिया। बाद में तो दूसरी चेन्स को भी अपनाना पड़ा। सही बात है। और ये सब हुआ उसी चीनी पैसे की वजह से। ये दिखाता है कि कैसे बाहर का पैसा सीधे सीधे कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है या बदल सकता है। ये तो कमाल है। आज जो हम इतनी आरामदायक सीटों पर फिल्म देखते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वांडा के निवेश से जुड़ी है। इसी सिलसिले में वो गैरी लोपेज का एक बयान भी था जो काफी बोला गया था। उन्होंने कहा था, कम्युनिस्ट होकर भी ये लोग काफी अच्छे पूंजीपति हैं। ये शायद उस समय की हॉलीवुड की फीलिंग दिखाता है। हाँ बिल्कुल, ये उस वक्त की भावना तो दिखाते ही है, लेकिन साथ ही ये नए निवेशकों को लेकर, उनकी बैकग्राउंड को लेकर हॉलीवुड में काफी सवाल भी थे। वांग जियानलिन जैसे लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं था। खुद गैरी लोपेज को कि वांग के उस $2.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का सोर्स ठीक से नहीं पता था। बस इतना कि वो पहले चीनी सेना में थे। लॉस एंजलिस में कई लोग थोड़े हैरान थे कि भाई, ये नए चीनी निवेशक कौन है जो इतना पैसा लेकर आ गए। तो क्या शुरू में कुछ शक था कि ये पैसा कैसा है, कहां से आ रहा है, इरादा क्या है? बिल्कुल था। शुरुआत में हॉलीवुड में काफी लोगों ने इसे डम मनी कहा। डम मनी? हाँ, कि ये ऐसे नासमझ निवेशकों का पैसा है जो बस हॉलीवुड के ग्लैमर को देखकर पैसा फेंक रहे हैं, बिना किसी गहरी समझ के। ऐसा पहले भी हुआ था हॉलीवुड में कि बाहर से पैसा आया और डूब गया या चला गया। लेकिन क्या ये वाकई डम मनी था या इसके पीछे कुछ और था? यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये सोचना शायद पूरी तरह सही नहीं था। ये पैसा सिर्फ किसी का पर्सनल शौकिया निवेश नहीं था। असल में ये चीन की एक सोची समझी सरकारी रणनीति का हिस्सा था। सरकारी रणनीति मतलब? हाँ, बीजिंग ये चाहता था कि चीन का अपना एक पावरफुल कल्चरल इंडस्ट्री बने दुनिया भर में। और वांग जियानलिन जैसे जो उद्योगपति थे, वो इस लक्ष्य को पूरा करने में, कह सकते हैं, सबसे आगे थे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, इसके पीछे एक राष्ट्रीय एजेंडा, एक तरह का मिशन भी था। काफी हद तक हाँ, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। और देखिए, ये निवेश आया भी ऐसे समय पर जब हॉलीवुड को सच में पैसों की जरूरत थी। हाँ, वो 2008 की मंदी के बाद वाला दौर। बिल्कुल, स्टूडियो स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक तरह से किसी बेल आउट जैसे मौके की तलाश में थे। और ऐसे में ये चीनी निवेशक बिल्कुल सही समय पर आए, एक तरह से बचाने वाले की तरह। तो ये तो पूरी कहानी को एक अलग ही रंग दे देता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि एक तरह का कल्चरल मिशन था जिसे चीनी सरकार का सपोर्ट था। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस पैसे पर कहीं ना कहीं चीनी सरकार का कंट्रोल था, जिसे वो जब चाहें रोक भी सकते थे। और बाद के सालों में हमने देखा भी कि ऐसा हुआ। जब चीन ने कैपिटल आउटफ्लो पर सख्ती की, तो हॉलीवुड के साथ कई डील्स अचानक रुक गई या कैंसिल हो गई। लेकिन उस शुरुआती दौर में, 2013 के आसपास, हॉलीवुड के लिए तो ये बहुत अच्छा समय था। उन्हें पैसा चाहिए था और चीन से आ रहा था। तो कुल मिलाकर देखें तो वांडा ग्रुप का AMC में निवेश सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टोरी नहीं है। इसने न सिर्फ अमेरिका में सिनेमा हॉल के अंदर का अनुभव बदला, बल्कि ये चीन की जो बड़ी वैश्विक सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, उनका भी एक हिस्सा था। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि जब किसी देश के व्यापारिक लक्ष्य उसके राष्ट्रीय या सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ इतने मिल जाते हैं
और खासकर जब निवेश का स्रोत विदेशी सरकार के नियंत्रण में हो तो इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी।